हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथ फाइंडर। ये हमारी इकोनॉमी सीरीज चल रही है और इकोनॉमी सीरीज का लेक्चर नंबर 23 ये है। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड का ये जो चैप्टर है या ओपन इकोनॉमी कह लीजिए इसे। इसके अंदर जो भी टर्म्स होती हैं जैसे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से अकाउंट्स ऐड होते हैं, करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें ऐड होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट किसे कहते हैं, बीओपी क्राइसिस क्या होता है, एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वे में इसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ सेशन का यहीं प्राप्त होगा। इसके अलावा अनअकैडमी के ऊपर प्लस प्लेटफॉर्म पे जो फ्री क्लासेज हैं उसके लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो करना ना भूलें। यहाँ पे आपको फ्री सेशंस मिल जाते हैं। पाथ फाइंडर को इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है और ये होगा आपका संडे को 15 मई को। और 11 सिटीज़ हैं, ये सभी सिटीज़ यहाँ पे ऑफलाइन भी कंडक्ट कराया जाएगा और फ्री है ये पूरी तरह से। जीएस पेपर होगा 2 घंटे का, फिर सी सेट का होगा। तो जिस तरह से आपका यूपीएससी प्रीलिम्स होता है उसी पैटर्न पे ये पूरा मॉक टेस्ट रहेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, यूज़ द अनलॉक कोड आरबी लाइव एंड रजिस्टर इन दिस फ्री मॉक टेस्ट हियर। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट है, आपकी जो कॉम्बो ये है यहाँ पे जो इसकी फ़ीस है, मतलब जीएस, सी सेट और ऑप्शनल, ये सारी प्रिपरेशन जो है आपकी पूरी हो जाती है 1 पॉइंट सॉल्यूशन के रूप में। और इसकी फ़ीस 55,000 है अभी के लिए। और ये आपका जो ऑफ़र है इसके अंदर आपको 3 महीने से 6 महीने तक फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है। ये ऑफ़र आपका 11 मई तक वैलिड है और इसी के साथ एक अलर्ट है जिसमें फ़ीस आपकी जो है इंक्रीज़ होने वाली है। तो फीस हाइक का ये अलर्ट भी है। अगर आप प्लान कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेना तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। अगेन सब्सक्रिप्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू ही मिलेगा। देखिए, कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? सिंपल वे में अगर हम देखें, ऐसी कोई इकोनॉमी है जैसे इंडिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर या फिर इन्वेस्टमेंट जो है ये बाहर जा भी रहा है और अंदर आ भी आ रहा है। ठीक है, इंडिया काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, कई कंपनियां इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करती हैं जैसे यूके वगैरह में। तो इंडिया की इकोनॉमी क्या हो गई? ओपन इकोनॉमी हो गई। तो प्रैक्टिकल लेवल पे हम देखेंगे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी की कैटेगरी में ही आएगी। क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होगा, किसी भी इकोनॉमी या किसी भी जो सोसाइटी है उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो ट्रू सेंस में, प्रैक्टिकल सेंस में आज के तारीख में क्लोज्ड इकोनॉमी तो नहीं है। हालांकि कुछ ट्राइबल सोसाइटीज़ है, उनको इस कैटेगरी में आप रख सकते हैं, फाइन। ग्लोबल जो इंटरेक्शन होता है, मतलब किसी भी देश का जो इंटरेक्शन हो रहा है विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो 3 ब्रॉड वे में होता है। एक होता है प्रोडक्ट मार्केट लिंकेज। इसमें क्या होगा, आज इंडिया में हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, है ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो इंडिया में अगर वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो भी हमें वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, फाइन। जैसे हम लैपटॉप की बात करें, मोबाइल फ़ोन है या किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज होंगी तो कंज्यूमर को बेनिफिट है, ठीक है। सेकंड, हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए यूएसए के अंदर लोग चाह रहे हैं कि नहीं, हम इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया में इन्वेस्ट करें ताकि वहाँ पे हमें अच्छा रिटर्न मिल जाए अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो वो एक फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है फाइनेंशियल मार्केट लिंकेज के माध्यम से। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट लिंकेज है जहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, वो ये डिसाइड करती हैं कि हमें प्रोडक्शन कहाँ करना है, जिससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये कम हो जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, अगर वो यूएसए में उसका प्रोडक्शन करती है तो उसको 100 रुपये कॉस्ट पड़ रही है। अगर वही प्रोडक्शन वो चाइना में शिफ्ट कर देती है तो उसकी कॉस्ट 60 रुपये ही पड़ती है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट लिंकेज में होता है। और आज के टाइम पे आप देखेंगे कि एमएनसी जो है अपने जो पूरी सप्लाई चेन है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके रखती है। एक जगह पे प्रोडक्शन हो रहा है, रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा है, ठीक है, उसकी असेंबलिंग कहीं और हो रही है, कस्टमर सर्विस कहीं किसी और देश से मिल रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा चलता है, जो कि ग्लोबलाइजेशन का ही एक इम्पैक्ट है, या ग्लोबलाइजेशन को ये चीज़ें फैसिलिटेट भी करती हैं। यही चीज़ लेबर पे भी लागू होगी। जो वर्कर्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेक्शन रहता है, ग्लोबल इंटरेक्शन आपका रहता है। अब हम आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जिसे इस शॉर्ट में हम बीओपी कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, इसे इस एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई शॉप है। अब शॉप पे आपने देखा होगा वो लाल बही खाता टाइप होता है जिसके अंदर वो सारी एंट्री होती है कि क्या यहाँ पे हमने खरीदा है, इनकमिंग और आउटगोइंग, क्या हम बेच रहे हैं, क्या हमने खरीदा है, मतलब दुकान के अंदर क्या सामान आ रहा है और बाहर क्या जा रहा है। ये सारी एंट्री उस बही के अंदर होती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसी तरह से एक अगर हम रिकॉर्ड की यहाँ पे बात करें, फॉर एग्जांपल इंडिया यहाँ पे है, इंडिया का विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या लेन देन हो रहा है, किसी भी तरह का, कोई चीज़ अंदर आ रही है, कोई चीज़ बाहर जा रही है ना, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, गुड्स सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैं, इनफ्लो आउटफ्लो, सारी चीज़ें, बोरोइंग है, तो किसी भी तरह का इंटरेक्शन
इंडियन इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट प्लेयर हैं, उनका किसी भी तरह का इंटरेक्शन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सारा इंटरेक्शन का जो रिकॉर्ड है या जो स्टेटमेंट है एक तरह का, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उसको कहा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया जो भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, असेट्स हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गए, इन सब का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ जो पेमेंट्स हैं ये दो अकाउंट से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। इसे कंफ्यूज नहीं करना है, वो बजट वाला जो था, बजट के अंदर रेवेन्यू अकाउंट था, है ना, रेवेन्यू बजट था, और एक कैपिटल बजट था, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल उसको अलग रखिए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे उससे लिंक करके इसको कन्फ्यूज़ करते हैं। तो आपको इसको अलग रखना है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दो चीज़ें यहाँ पे हैं, दो अकाउंट से मिलकर आपका क्या बनेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनेगा। अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आ रही है, करंट अकाउंट में बेसिकली तीन आइटम्स आपके आएंगे। ट्रेड बैलेंस है, जिसके अंदर क्या है, ट्रेड इन गुड्स, वस्तुओं के अंदर जो व्यापार है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। इसी तरह से ट्रेड इन सर्विसेज हैं, सर्विसेज के अंदर जो लेन देन हो रहा है वो यहाँ पे इंक्लूड होगा, इसको इनविजिबल्स में भी इंक्लूड करते हैं। और फिर है ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट का क्या मतलब है, ऐसे पेमेंट जो जो आपको मिल रहा है लेकिन आपकी कोई वहाँ पे लायबिलिटी नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कोई कोई गिफ्ट आइटम है, कोई ग्रांट्स हैं, है ना, जो इंडिया के पास आ रही हैं, तो उसके रिटर्न के अंदर आपको कुछ देना नहीं है, कोई भी सर्विस या कुछ ऐसा देना नहीं है, वो एकदम आपके लिए फ्री है एक तरीके से। या फिर मान लीजिए कोई एनआरआई है ना, वो अपने घर में यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं, जिसे हम कहते हैं रेमिटेंसेस, तो ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र पेमेंट का पार्ट होंगी। और ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाएंगी, ये करंट अकाउंट आपका बना रही है। अब होगा क्या, गुड्स के अंदर जो भी लेन देन हो रहा है, मान लीजिए इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट, हम जनरली क्या करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा वैल्यू का करते हैं, हमने इंपोर्ट किया 100 रुपये का, फाइन, और एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं लेट अस अज्यूम 60 रुपीज़ का, तो यहाँ पे क्या हो गया, 40 रुपीज़ है, मतलब हम ज़्यादा वैल्यू का इंपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड डेफिसिट है। और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट होता है क्योंकि काफ़ी बड़ी मात्रा में हम क्रूड ऑयल, गोल्ड, ये जो आइटम्स हैं इनको इम्पोर्ट करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में हमारा जो वैल्यू के कंपैरिजन में देखोगे एक्सपोर्ट कम है वस्तुओं का। इसी तरह से ट्रेड इन सर्विसेज है, ट्रेड इन सर्विसेज में हमारा जो एक्सपोर्ट है ये ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ट्रेड, ये जो सर्विसेज हैं यहाँ पे हमारा सरप्लस होता है। ठीक है, गुड्स के अंदर जो ट्रेड है वो डेफिसिट में आ रहा है और सर्विसेज के लिए सरप्लस हमारा जा रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। ट्रांसफ़र पेमेंट तो जो भी आएगा वो हमारा ये पॉजिटिव में ही रहेगा। तो अब इन तीनों का अगर हम यहाँ पे नेट निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हम मानते हैं जैसे ट्रेड डेफिसिट आ रहा है, ये -40 में आपका आ गया, है ना। यहाँ पे सर्विसेज का सरप्लस आ रहा है तो ये +15 में आ गया, और यहाँ पे ट्रांसफ़र पेमेंट है तो वो +10 में आ गए। अब इन तीनों का अगर आप नेट टोटल करोगे तो वो क्या मिलेगा, हमें करंट अकाउंट का बैलेंस मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 25 तो प्लस में आ गया और -40 हो गया, तो टोटल करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ये क्या आ रहा है, -15 आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है, इसका क्या मतलब है, करंट अकाउंट बैलेंस क्या हो गया, डेफिसिट हो गया। तो ये हम कहेंगे कि करंट अकाउंट आपको डेफिसिट हो रहा है। अगर यहाँ पे ये प्लस में आता तो इसे हम कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, फाइन। तो करंट अकाउंट के वापस से मैं एक बार बता देता हूँ, करंट अकाउंट के तीन मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें ट्रेड बैलेंस है, जिसमें गुड्स वस्तुएं इंक्लूड हैं, इसी तरह से सर्विसेज हैं और ट्रांसफ़र पेमेंट है। इन तीनों को मिला के जब आप देखते हैं तो करंट अकाउंट बैलेंस हमारे पास आता है, और करंट अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव होता है, जनरली इंडिया का नेगेटिव ही होता है, इसे हम क्या नाम देते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, या शॉर्ट में CAD, कैड लिख देते हैं। जब पॉजिटिव होता है तो इसे करंट अकाउंट सरप्लस कहा जाता है। और इंडिया को ये जो कोरोना काल था 2020-21, ये जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस रहा था, जो कि लगभग 17 साल बाद पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस रहा था। इन जनरल इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहता है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हमारा ओवरऑल करंट अकाउंट भी डेफिसिट में जाता है। तो ये हुई करंट अकाउंट की बात, ठीक है। हमने जाना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं, और इसके अंदर दो अकाउंट की हमने चर्चा की है, जिसके अंदर एक करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट डेफिसिट को हमने जाना है। अब जो दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, इसको हम देखते हैं। अब कैपिटल अकाउंट में आएंगे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं असेट के अंदर, फाइन, चाहे वो फाइनेंशियल एसेट हैं इस तरीके से, तो जो भी लेन देन होगा मनी के अंदर, कोई भी इन्फ्लो हो रहा है, इंडिया में पैसा आ रहा है, तो आप देखोगे FDI है, FII है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, NRI के जो डिपॉजिट्स हैं इंडिया के अंदर, वो सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट का पार्ट बनेंगी। इसको इस चार्ट की मदद से समझते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट, और दूसरी तरफ हमने क्या किया, बोरोइंग्स। तो जो बोरोइंग या एक्सटर्नल असिस्टेंस है वो तो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो भी बोरो कर रही है,
तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। जो पार्ट हैं उसके अंदर आप देखोगे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में प्राइवेट सेक्टर जो होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसका बहुत ज़्यादा पार्ट है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का कम होता है, इसमें दोनों होगा, ऐसा नहीं है केवल गवर्नमेंट का ही होगा, प्राइवेट सेक्टर भी बाहर से लोन ले सकता है, लेते हैं। और बाहर से जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पार्ट ज़्यादा है इसके अंदर, बोरोइंग के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा। कैपिटल अकाउंट के अंदर ही दूसरा पार्ट है इन्वेस्टमेंट। इसमें भी दो तरह से होता है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है ये दो तरह से होगा। ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर दो तरीके यहाँ पे, एक तो हो गया एफडीआई के थ्रू, जिसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जब कोई भी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है ना, तो वो क्या करेगी, या तो अपनी कोई नई यहाँ पे ब्रांच खोल रही है, सब्सिडियरी बना रही है, या किसी कंपनी का वो अधिग्रहण करती है। तो ओवरऑल पर्पस क्या होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, कि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कंपनी वहाँ पे या वो एंटिटी वहाँ पे चाहती है कि उसको ऑनरशिप या फिर कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग में कंट्रोल मिले, कि उस कंपनी के अंदर क्या डिसीजन लेने हैं उसके ऊपर उसका यहाँ पे अधिकार रहे, मैनेजमेंट में उसका रोल रहे। तो वो इन्वेस्टमेंट जो होता है उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, मायाराम जो पैनल है इसके अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी में 10% से ज़्यादा की अगर हिस्सेदारी है तो वो एफडीआई की कैटेगरी में ऐड कर लिया जाएगा। कोई सब्सिडियरी एस्टेब्लिश कर रहा है ना, और एफडीआई का एक एग्जांपल है कि जो फ्लिपकार्ट है उसको वॉलमार्ट ने खरीदा था लगभग $16 बिलियन में, तो वो एफडीआई का एग्जांपल हो गया। इन्वेस्टमेंट तो आया, लेकिन ये किस किस पर्पज़ से आ रहा है कि वो वहाँ पे उसका कंट्रोल चाह रहे हैं। या कोई भी एक्वायर होता है, जैसे अभी मैंने फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दिया, जॉइंट वेंचर हो गए, ये सारे किस में आएंगे, एफडीआई में आएंगे। तो एफडीआई क्या होता है, स्टेबल होता है, बड़ी आसानी से यहाँ पे नहीं जा सकता है, और इसके साथ अच्छी चीज़ें भी आ रही हैं, जॉब्स तो क्रिएट हो रही हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये सब आ रही हैं। क्योंकि जो भी बाहर की कंपनी है वो चाहेगी कि मेरी कंपनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉफिट बनाए, तो डेफिनेटली वो बहुत ही एडवांस टूल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसको ऐड करते हैं। तो ये हमने देखा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से जो भी पैसा आ रहा है वो दो तरीके से आएगा, एक हो गया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा जो पैसा आ रहा है वो आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत, एफपीआई। एफपीआई में क्या होता है, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा केवल एक तरह से इन्वेस्टमेंट पर्पस से, या फिर आप समझिए कि प्रॉफिट पर्पस से, आप समझ लीजिए। हालांकि एफडीआई में भी प्रॉफिट वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, रिटर्न मिल रहा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, नहीं तो कम कर लिया। तो इस तरीके से फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो भी शेयर वगैरह हैं या अदर सिक्योरिटीज़ हैं वो उसमें लेन देन करेंगे, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट पर्पस हो रहा है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। फाइन। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर दो तरीके से आपका रहेगा, एक होता है एफआईआईज के थ्रू और एक होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू। ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये दो तरीके से रहेगा। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक तो शॉर्ट टर्म रहेगा, फाइन, जैसे अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है लगभग लाखों करोड़ रुपए अभी इन्होंने क्या किए हैं, एफपीआईज ने बाहर निकाले हैं इंडिया के मार्केट से। क्यों, क्योंकि इंडिया का मार्केट इनको लग रहा है कि अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट डाउन जाएगा, इसलिए इन्होंने फटाफट से पैसा निकाल लिया। अब जब इनको लगेगा इंडिया की इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो जल्दी से पैसा आ भी जाएगा, तो ये इसको हॉट मनी भी कहते हैं, काफ़ी जल्दी आता है और उतनी तेज़ी से बाहर भी चला जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे फॉरेक्स के लिए, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, फॉरेन करेंसीज ला रहा है। तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दो तरह से होता है, एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू, एक होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू। इनको एक बार समझते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होगा, कोई भी बाहर की ऐसी कंपनी या फंड, मान लीजिए बाहर कोई भी फॉरेन बेस्ड म्यूचुअल फंड है ना, या इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो क्या करेंगे, तो लोग डायरेक्ट तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर नहीं सकते इंडिया में, तो ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये क्या होते हैं, सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। सेबी जो कि सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है, इससे रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो ये जितने भी मान लीजिए कोई भी फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सेबी से रजिस्टर्ड हैं, और फिर ये क्या करेंगे, लोग यहाँ पे इनमें पैसा डालेंगे, और ये जो भी पैसा है उसको इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो होते हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट बैंक, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड, ये सब क्या किस कैटेगरी में आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज इनको कहा जाता है। ये प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट दोनों में इन्वेस्ट करेंगे। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे आपका आईपीओ आता है फंड रेजिंग के लिए, और एक बार आईपीओ जो भी कंपनी है वो लिस्ट हो जाती है तो उसके जो शेयर की खरीद फरोख्त ट्रेडिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। दोनों के लिए आपको यहाँ पे अलाउ किया गया है। ये हेज फंड क्या होता है, हेज फंड देखिए, म्यूचुअल फंड तो आप सभी जानते हैं, म्यूचुअल फंड एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें लोग पैसा डाल रहे हैं, लोगों के बिहाफ पे म्यूचुअल फंड उनके पैसे को अलग जगह इन्वेस्ट करता है और उनको यहाँ पे रिटर्न दे रहा है।
तो हेज फंड क्या हो गया, अमीरों का म्यूचुअल फंड है, जिसमें क्या होगा, बहुत बड़ा एक अमाउंट आपको डालना है। म्यूचुअल फंड तो आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर लो, 100 रुपये से भी स्टार्ट कर दो, SIP। लेकिन हेज फंड में क्या होगा, इन्होंने कह दिया कि नहीं 20 करोड़ रुपए मिनिमम है, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, 10 करोड़ मिनिमम है। तो इस तरीके से ये आम आदमी की पहुंच से बाहर चला गया। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उन्हीं के रीच में है, और ये फीस भी ज़्यादा लेते हैं, इसलिए इसको अमीरों का म्यूचुअल फंड भी कह दिया जाता है। ये है। तो FPI हम देख रहे हैं, और FPI के क्या हैं, दो तरीके हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसके दो तरीके होते हैं, एक हो गया FDI, एक हो गया FPI। अब FPI में भी दो प्रकार होंगे, एक तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू हो गया, और एक हो गया डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू। अब ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट की क्या कहानी है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, डिपॉजिटरी रिसिप्ट में ये रहेगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए HDFC है, चाहता है कि USA के मार्केट से उसको फंड रेज करना है, या वहाँ से पैसा इन्वेस्ट करें लोग, है ना। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जो बैंक है USA में, उसको कहेगा कि आप ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है ये इशू कीजिए, और इस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को जो भी USA में लोग हैं वो ख़रीद सकते हैं। तो इसके माध्यम से जो पैसा आएगा वो एक तरह से HDFC को यहाँ पे मिल गया, और लोग इसकी शेयर ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ये ट्रेड होगा, फाइन, इसकी खरीद फरोख्त होगी, तो उनको जो भी वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है वो मिल जाएगा। डिपॉजिटरी रिसिप्ट इन्वेस्टर्स को अलाउ करती हैं टू होल्ड द इक्विटी शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी विदाउट द नीड टू ट्रेड डायरेक्टली ऑन द फॉरेन मार्केट। तो यहाँ पे USA में जो लोग हैं वो HDFC में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना इंडियन मार्केट के अंदर उसके अंदर शेयर में ट्रेड किए। तो ये फैसिलिटी उनको दे रहा है, और ये जो कंपनी है, जैसे इस केस में हमने HDFC का एग्जाम्पल लिया, इसको क्या बेनिफिट होगा, इसको यहाँ पे फंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो एक ये तरीका होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट का। ये दो तरह की होती हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो कि अमेरिकन जो एक्सचेंज है उन पर ट्रेड कर रहा है, दूसरी होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो कि यूरोप के और दूसरे एक्सचेंजेस में भी ट्रेड करता है। तो ये टर्म्स आप ध्यान रखिए, बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में हमने कवर किया है, जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हुआ होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को लेके। और एक बार वापस बता देता हूँ, इसके अंदर एक होगा आपका करंट अकाउंट और दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे गुड्स आ रहा है, ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज आ रही हैं, और यहाँ पे ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये तीनों मिल रहे हैं। तीनों का नेट मिलके जो भी आता है वो करंट अकाउंट बैलेंस होता है। इंडिया के केस में करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट है जिसमें एसेट्स और इन सब का लेन देन हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास बोरोइंग्स हैं, NRI के डिपॉजिट्स हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट के दो प्रकार हमने देखे हैं, FDI हो गया और FPI हो गया। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगेन दो तरह से रहेगा। FPI जो है ये आपका FIIs के थ्रू हो रहा है और डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू हो रहा है। बस ये इतना सा चार्ट याद रखिए, आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी चीज़ें। तो दिस इज़ ऑल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक भी दिया है, नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। PDF सेशन का यहीं आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस हैं जो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, और अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है UPSC का 1 पॉइंट सॉल्यूशन। अब आपकी प्रिपरेशन के लिए यू डोंट नीड टू स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़, आपको किसी बड़ी सिटी में शिफ्ट होने का कंपल्शन नहीं है। घर बैठे आपको वो सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं जो UPSC की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज। और आप कॉम्बो के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। कॉम्बो जो सब्सक्रिप्शन है इसके अंदर GS, CSET और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट सब इंक्लूड हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, ऑल द कोर्सेज ऑफ ऑल द एजुकेटर्स विल बी फ्री। मेक श्योर यू आर यूजिंग द कोड RB Live है ना, टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी जो आपकी फ़ीस है ये 55,000 है, और अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा फ्री दिया जा रहा है। इसी तरह से 2 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो 6 महीने आपको फ्री दिया जाएगा। ये ऑफ़र 11 तारीख तक वैलिड है, और आपकी प्राइस हाइक का अलर्ट भी है ना, तो वो देख लेना एक बार अगर आप प्लान कर रहे हो। सो काफ़ी सेविंग्स आपकी यहाँ पे हैं। नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं 11 मई से, जिनमें एनरोल करके जो 2023 वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं एक टाइम बाउंड मैनर में। 0% EMI ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे रहेगा, मतलब ये आपका होने वाला है। यू हैव दिस 22 मई। इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स जीत सकते हैं। जो बच्चे इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं वो अनअकैडमी के मॉक टेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक आपका दिया गया है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।